Assalamualaikum. This is the second part of chapter number 2 carbohydrates, जिसमें हमने पढ़ने हैं आइसोमर्स. मीन्स कि हमने आइसोमर्स से स्टार्ट लेना है. सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. यानी आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल एक जैसा होता है, मगर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है. इसकी एग्जांपल में आ जाता है इथर और अल्कोहल. अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें जो कि C2H6O है इथर का, और अल्कोहल का भी सेम वही है C2H6O. मगर अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें जो कि ये है, इथर का है CH3 बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड CH3, और अल्कोहल का ये. इसमें कितना डिफरेंस है? मीन्स कि आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बिल्कुल सेम होते हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं. इसकी एग्जांपल में हमने ईथर और अल्कोहल पढ़ लिया. ठीक है, अब सत्या की बुक में क्या लिखा है? उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है डी और एल आइसोमर्स का. अब डी और एल का मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले ही दे चुकी थी. डी मतलब राइट साइड पे और एल मतलब लेफ़्ट साइड पे होगा. हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा ना, वो या राइट साइड पे होगा सब टर्मिनल कार्बन के, तो डी होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे होगा सब टर्मिनल कार्बन के तो उसको एल कहेंगे. तो आइसोमर्स है तो आइसोमर्स पे डी और एल का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे. ठीक है, द डी और एल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मतलब बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं. द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम 5 पर ग्लूकोज. मीन्स कि ग्लूकोज नंबर 5 पे है ना, मतलब वो सब टर्मिनल होते हैं ना. टर्मिनल तो कार्बन नंबर 6 है, तो सब टर्मिनल कौन सा हुआ? कार्बन नंबर 5. तो उस पर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स की जो है वो चेंज हो जाती है पोजीशन और डायरेक्शन. दैट इज adjacent to the terminal primary alcohol carbon which reminds the sugar is L और D. मतलब यही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सब टर्मिनल कार्बन पर, यही जो है वो बताता है कि ये D है या L आइसोमर है. ठीक है, if the hydroxyl group is on the right side the sugar is of D series and if on the left side it belongs to L series. ये वही सारी बातें हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ डी और एल ग्लूकोज बेस्ड ऑन द रेफरेंस मोनोसैकेराइड डी एंड एल ग्लाइसरल्डिहाइड. ठीक है, it may be noted that naturally occurring monosaccharides in the mammalian tissues are mostly of D configuration. The enzymes machinery of cells is specific to metabolize D series of monosaccharide. ये तो एक बुक की रीडिंग हमने दे दी ना. ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है. और इसके एग्जांपल पे हमने पढ़े थे इथर और अल्कोहल. नाउ इसकी अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर. ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कंपाउंड्स विद एसिमेट्रिक कार्बन एटम. वो कह रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उन कंपाउंड्स का जिसमें जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं. अब एसिमेट्रिक कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था. एसिमेट्रिक कार्बन या इनका जो दूसरा नाम है वो कायरल सेंटर होता है. इसका मतलब ये है कि वो चारों तरफ डिफरेंट एटम्स के साथ मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो है बॉन्ड बना रहे होंगे. ठीक है, इसमें हमने ग्लूकोज में देख लिए थे कि 4 बन रहे थे कायरल सेंटर्स. हमने ग्लाइसरल्डिहाइड में देख लिया था 1 बन रहा था. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था, तो वही बताया हुआ है. Next, when a beam of polarized light is passed through a solution of an optical isomer, it will be rotated either to the right or left. The term dextrorotatory D plus and levorotatory L minus are used to compounds that respectively rotate the plane of polarized light to the right or to the left. मतलब वो कह रहे हैं कि 2 टर्म्स होती हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लीवोरोटेटरी. अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें जो है सॉल्यूशन बनाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का. ठीक है, उससे हम जो है लाइट पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, तो या वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगी या वो
जो है वो रोटेटरी होगी। अगर तो लाइट पास होके राइट साइड पे जाती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगी, ठीक है, या D+ भी हम इसको कहते हैं। और अगर लेफ़्ट साइड पे जा रही है तो लीवो रोटेटरी हो जाएगी, जिसको हम L- भी कहते हैं। नेक्स्ट है रीमिक racemic mixture. If D and L isomers are present in equal concentration, it is known as racemic mixture or DL. मीन्स के अगर D आइसोमर्स और L आइसोमर्स की हम ऐसा मिक्सचर तैयार करें जिसमें D और L आइसोमर्स दोनों की तादाद जो है वो सेम है, सेम क्वांटिटी है, तो उसको DL मिक्सचर कहेंगे या रीसमिक मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। रीसमिक मिक्सचर डजंट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं एग्जिबिट करता, सिंस द डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी एक्टिविटीज़ कैंसिल ईच अदर। डजंट एग्जिबिट एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइन का ये मतलब है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं कि लाइट पोलराइज लाइट जैसे पास की है ना तो वो लेफ़्ट पे मुड़िए या राइट पे को रोटेट करिए, इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। मगर ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों की तादाद D और L आइसोमर की तादाद सेम होगी, तो वो कह रहे हैं उसमें जो है कोई भी हम नहीं देखेंगे कि ना तो राइट पे जाएगी ना लेफ़्ट पे जाएगी। क्यों? वाई इट इज़ सो? क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है क्योंकि जो डेक्स्ट्रो और लीवो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। In the medical practice, the term dextrose is used for glucose in solution. This is because of the dextrorotatory nature of glucose. मीन्स इससे हमें ये बात पता लगती है कि जो नेचर है ग्लूकोज की वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मीन्स कि वो राइट साइड पे जाती है अगर हम उसमें से उसके सॉल्यूशन में से पोलराइज लाइट को पास कराएं। अब हमने पढ़ना है एपिमर्स, तो इसके लिए पहले बोर्ड पे समझा देती हूँ। अब एपिमर्स क्या होता है? मतलब अगर कोई भी दो मोनोसेक्राइड्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं और ये दोनों सिर्फ जो है डिफ़र करते हैं एक दूसरे में से एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। मीन्स कि एक कार्बन के अराउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से, तो वो एपिमर्स कहलाते हैं। ऐसे समझ में आएगा, एग्जांपल देती हूँ। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या था, 6 कार्बन थे। तो ये ग्लूकोज का था ना फार्मूला कि 6 कार्बन्स थे, ठीक है, और ऊपर जो है एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रहा था और नीचे अल्कोहल अटैच हो रहा था, ठीक है। और सारे OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे वो राइट साइड पे थे, एक्सेप्ट जो कार्बन नंबर 3 है उसको छोड़ के, ठीक है। अब इसका जो अब अगर हम पढ़े कि ये ग्लूकोज है ना, अगर हम ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि अगर हम पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना देते हैं और उसके कार्बन नंबर 1 2 3 4, उसके कार्बन नंबर 4 पे जो OH है उसकी डायरेक्शन को चेंज करके इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा ग्लैक्टोज, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया किसका स्ट्रक्चर? ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम गौर से इन दोनों फार्मूलाज को देखें, मतलब इनकी चेन्स को देखें, तो कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ कार्बन नंबर 1 2 3 4 पे डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है ना, तो इसमें जो है ग्लैक्टोज में वो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। तो इसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हैं? आपस में एपिमर्स हैं, ठीक है। और कहाँ पर एपिमर्स हैं? मतलब किस पॉइंट पे? C4 के पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि C4 पे डिफ़र कर रहे थे ना एक दूसरे से, तो ये एपिमर्स हो गए। तो एपिमर्स मतलब वो होते हैं जो कि वैसे तो सेम हो मगर अगर डिफ़र कर रहे हैं तो वो किसी भी स्पेशल कार्बन पे की सराउंडिंग की वजह से डिफ़र करें, ठीक है। अब अगर जैसे हमारे पास मैनोज़ है, ठीक है, वो कार्बन नंबर 2 पे करता है ग्लूकोज के पर,
मतलब उसका भी डी मैनोस का भी फार्मूला बिल्कुल ग्लूकोज जैसा होता है, मगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे वो जो है वो डिफरेंस कर रहा होता है। मतलब कार्बन 2 पे ग्लूकोज के यहाँ पे राइट साइड पे OH होता है ना, वो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, और राइट साइड पे एच होता है। तो हम कहेंगे कि डी मैमोज जो है वो डी ग्लूकोज का, या सिंपल हम कह सकते हैं ग्लूकोज का एपिमर है। कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पर। और हम इसमें क्या कह रहे थे कि ग्लैक्टोज जो है और ग्लूकोज आपस में एपिमर है कार्बन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है। So, if two monosaccharides differ from each other in their configuration around a single specific carbon other than anomeric atom, they are referred to as epimers to each other. For instance, galactose and glucose are epimers with regard to carbon number 4, वही जो मैंने बताया था, that is they differ in the arrangement of OH group at C4। वही सारी बातें जो मैंने बताई हैं। Glucose and mannose are epimers with regard to the carbon 2। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है एनोमेरिक। अब ये क्या है? एनोमेरिक उस कार्बन को बोलते हैं जो ना फ्री हो, बिल्कुल मीन्स के वो मतलब फ्री हो। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर ये है हमारे पास एनोमेरिक कार्बन, मतलब H भी है, O भी है, और इसमें OH नहीं है, OH के साथ ही बॉन्ड नहीं बना। सो बेसिकली एनोमेरिक उस कार्बन को कहते हैं जो फ्री हो। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है स्टीरो आइसोमेरिज्म का। अब ये क्या होते हैं? इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं, मगर ये कहाँ पे डिफर कर रहे होते हैं? स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन में। स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था, मतलब कोई भी एक कार्बन होगा और उसकी सराउंडिंग में डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी OH का ही डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसी की बात की भी है। दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस कैसे कहते हैं कि जब भी हम मिरर में कोई चीज़, जैसे अगर हम मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, अगर मैं इस वर्ड को मिरर में देखूं तो ये बिल्कुल उलट नज़र आएगा। ठीक है, तो मिरर इमेजेस उनको कहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मिरर इमेजेस नहीं होता एक दूसरे के। ठीक है, इसके एग्जांपल में हमने लिया डी ग्लाइसर एल्डिहाइड और एल ग्लाइसर एल्डिहाइड। सबसे पहले तो डी और एल को अगर हम साइड पे रख के देखें तो ग्लाइसर एल्डिहाइड ये हमने बनाना सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में। हमने कहा था कि 3 इसमें एटम्स होते हैं, 3 इसमें कार्बन्स होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया, और नीचे अल्कोहल अटैच होता है, ये हो गया अटैच, और राइट साइड पे OH होता है। और राइट साइड पे OH होने की वजह से हमने इसको डी इसके साथ लगा दिया था, तो ये बन गया डी ग्लाइसर एल्डिहाइड। अब हमें इसका अगर हमने स्टीरो आइसोमेरिज्म करवाना है तो हम क्या करेंगे? OH राइट साइड पे, तो उसको हम लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, और लेफ्ट साइड पे भेजने की वजह से इसका नाम क्या आ जाएगा? एल ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो इसकी एग्जांपल में स्टीरो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल में यही आते हैं, एल और डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, या आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो बेसिकली एल और डी का ही पीछे से कंसेप्ट है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट एनेंशियोमर्स का। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक अगर बिल्कुल सेम है, एक लिखा हुआ है ना, एक बिल्कुल उसका उलट होगा। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सब टर्मिनल कार्बन दे आर नेम्ड एज डी और एल। वही वाली बात जो पुरानी बहुत हो चुकी है कि डी राइट साइड पे अगर होगा सब टर्मिनल कार्बन के राइट साइड पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो डी कहेंगे, लेफ्ट साइड पे होगा तो एल कहेंगे। ठीक है, तो ये वही सारी बात है। बस मेन कंसेप्ट क्या है कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और एक्चुअली ये टाइप होते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म की। ठीक है, मीन्स के स्टीरो आइसोमर्स की टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप्स होते हैं जिसमें ये वो तो मिरर इमेजेस नहीं होते थे, मगर ये मिरर इमेजेस होते हैं। इसमें डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की हमने ली भी है एग्जाम्पल। इसको हम बोर्ड पे समझ लेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले तो हम ना सिंपल ग्लूकोज का बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये किसका स्ट्रक्चर है भला? ग्लूकोज का, और इसके सब टर्मिनल पे यहाँ पे राइट पे OH है, OH राइट पे है, तो हम इसका नाम लिखेंगे डी ग्लूकोज। अब हमने जो है इससे बनाना है एक इसका एनेंशियोमर जो कि मिरर इमेज होता है।
तो हम क्या बनाएंगे, अच्छा मिरर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम C लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब एज ऊपर वैसे लगा लेते हैं, ठीक है, वैसे का वैसे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड राइट साइड पे बन रहा था ओ के साथ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बनेगा। 1 मिनट, मैंने ये लेवल पे बना लिया, ठीक है, ताकि अच्छे से डिफरेंस पता लगे। ये राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे हो गया, इसके देख के हमने उलट करते जाना। अब इसमें कार्बन नंबर 2 पे OH राइट साइड पे था ना, इस पर हम लेफ्ट साइड पे लगा देंगे, बस उसको इन्वर्ट करते जाना। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड पे था ना, अब हम इसको राइट साइड पे लगा देंगे। मिरर इमेज बनाना है ना, तो मिरर में हमें उलट नज़र आता है ना सब, तो ये OH राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे। इधर भी लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप तो वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। बल्कि इसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको खोलें तो क्या बनेगा, तो अगर हम इसको खोलें तो ये H2OH था ना, तो H2 इधर आ गया, एक H इधर एक H इधर, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसका इन्वर्ट भी करें तो ये वाला H इधर आ गया, ये वाला H इधर आ गया, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इधर भी ये लिख लेते हैं, इसको ओपन कर लेंगे ना ताकि ज़्यादा आसानी हो। OH नीचे आ गया, राइट साइड पे भी H, राइट साइड पे भी H, ठीक है। तो ये इसका बन गया हमारे पास ग्लूकोज। बना तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, बना तो ग्लूकोज ही है, मगर ये एनेंशियोमर बन गया आपस में एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, अब इसको जैसे हमने डी दिया था, सब टर्मिनल कार्बन के पास जो हमारे पास था, सब टर्मिनल कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ था उसकी राइट पोजीशन पे था वो, इसलिए हमने डी दे दिया था, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इसके साथ हमें डी लगाना चाहिए एल, तो सब टर्मिनल ये रहा, ये लेफ्ट साइड पे, तो हम एल लगा देंगे। तो ये आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर्स, ठीक है। सो इनेंशियोमर्स का भी अच्छे से कंसेप्ट पता लग गया होगा। तो एक मरतबा दोबारा से क्विक रिव्यू दे देते हैं, हमारे पास आइसोमर्स क्या थे, साथ साथ बोलें ताकि याद रहे। आइसोमर्स हमारे पास वो थे जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम था, ठीक है, बस बट स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका डिफरेंट था। इसके एग्जांपल में हमने ईथर और अल्कोहल ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इनमें क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम था, बस स्पेटियल कन्फिग्रेशन चेंज थी। उसका मतलब ये होता है कि अगर ये ऐसे है ना, इसको बिल्कुल उलट कर देना, ठीक है। OH यहाँ पे था तो OH उधर ले गए, ठीक है। तो इसको डी ग्लाइसरल्डिहाइड OH, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो एल ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल कार्बन OH ग्रुप लोकेशन, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स की क्या होते हैं, ये मिरर इमेजेस नहीं होते, मगर इनकी एक टाइप होती है जिनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। और इनकी एग्जांपल हमने ले ली थी कि ये देखिए, ये ले ली थी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, जो कि बिल्कुल डी ग्लूकोज एक सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर था, वो हमने चेंज ड्रा कर ली थी जो पहले से हमने याद करी हुई है की भी है, ठीक है। तो उससे बिल्कुल उलट उलट करते गए हम, और एल ग्लूकोज हम ले आए, ठीक है। फिर इन दोनों को, ये दोनों क्या कराया आपस में, एनेंशियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एपिमर्स क्या होते हैं। एपिमर्स हमने पढ़ा कि ये वो होते हैं जो सिर्फ एक कार्बन के इर्द गिर्द की सराउंडिंग की वजह से डिफर करते हैं, यानी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये आपस में एपिमर्स हैं। किस पे, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे, यानी कार्बन नंबर 4 पे देखें, ग्लूकोज में OH राइट साइड पे, यहाँ पे डी ग्लूकोज में OH लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और मैनोज और ग्लूकोज आपस में जो है वो है एपिमर्स हैं, किस पे, कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है। यानी इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा ग्लूकोज से, बस चेंजेस आ रहे होंगे ग्लैक्टोज में जो आ रहे होंगे चेंजेस, ये ग्लूकोज ही लिख दिया मैंने, यहाँ पे ग्लैक्टोज है, ठीक है, ग्लैक्टोज वो कार्बन नंबर 4 पर आ रहे होंगे, और मैनोज भी कार्बन नंबर 2 पर आ रहे होंगे। ये थोड़े मिलते जुलते हैं, इनको अगर आप एक मतलब बुक से पढ़ेंगे अच्छे से तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने इसकी ये पढ़ ली थी, डेक्स्ट्रो और लीवो। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक एनोमर्स। अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज इज नोन एज
एनोमर्स। अब इसके लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ा और बीटा का कंसेप्ट देखना होगा। डी ग्लूकोज से हम बना रहे थे, ठीक है। अब हमने एल और डी का तो बहुत अच्छे से ले लिया है, ठीक है, कंसेप्ट। अब हमने अल्फ़ा और बीटा का लेना है, ठीक है। अब ये डी ग्लूकोज है ना हमारे पास, हम क्या करते हैं, ये जो सब टर्मिनल कार्बन है ना, मतलब कार्बन नंबर 5, इसका जो OH ग्रुप है ये जाके एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि अब रिएक्ट करवाना है ना इससे, तो O के साथ ये जो H है ये यहाँ से हटता है और कहाँ चला जाता है, यहाँ O के साथ आ जाता है, ठीक है। तो बनेगा OH, ठीक है, OH बन गया। अब यहाँ का O रहता है और यहाँ का एक खाली बॉन्ड रहता है, तो ये बॉन्ड इधर तक आता है और ये वाला भी यहाँ तक आता है और ये ऑक्सीजन की शेयरिंग हो जाती है। तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये बन गया। अब क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन कराने के बाद ना, अब हम मतलब इनका थोड़ा बॉन्ड बनवाने के बाद ना, अब हम क्या करते हैं कि अब जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है ना और जो हमारे पास लास्ट वाला कार्बन है ये वाला यानी 6 वाला, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम देखें तो ये भी राइट साइड पे है और ये वाला भी राइट साइड पे है, तो हम कहेंगे ये अल्फ़ा है, ठीक है। अब बीटा हम कब कहेंगे, जब ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, मतलब कि मैंने ग्लूकोज का दोबारा लिखा ना, अब हमने अल्फ़ा डी तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब बीटा डी क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन तो सब टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं करना है, ठीक है, तब ये रिएक्शन तो ये करेंगे, ठीक है, मगर ये क्या होगा कि इसमें डबल बॉन्ड O लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। बीटा बनाने के लिए हमारे पास ये इस साइड पे होगा और रिएक्शन कैसे होगा कि यहाँ का A जो है ये यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे जाएगा और ये बनाएगा OH, ठीक है, ठीक है, बना लिया। अब इसका ये बॉन्ड यहाँ से हट के क्या होगा, यहाँ से जाएगा नीचे तक, यहाँ इसके ऑक्सीजन के पास जाके शेयर करेगा। तो डिफरेंस पता लग गया, इसमें राइट साइड पे था तो यहीं का यहीं यहाँ से निकला और यहाँ से शेयरिंग वगैरह हो गया। इसके लेफ़्ट साइड पे था तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई। तो ये है तो डी ग्लूकोज ही है, तो ये डी ग्लूकोज ही है, ठीक है, नो डिफरेंस। बट अल्फ़ा नहीं है। अल्फ़ा तो कब हो रहा था, जब हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लास्ट वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मतलब सेम साइड पे था, ठीक है। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लास्ट वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑपोजिट साइड पे, यानी ये लेफ़्ट साइड पे है और ये जो है ये राइट साइड पे है, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे बीटा, ठीक है। तो ये है अल्फ़ा और डी ग्लूकोज का कंसेप्ट। और एनोमर्स क्या होते हैं, यही साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज की, क्या कहलाते हैं, एनोमर्स, ओके। अब एक और मेन कंसेप्ट ये है कि चलो मैं बाद में ही बताऊंगी, वो ना ज़रा रिंग्स वाला है, तो वो पहले हम रिंग सीख लें फिर बताऊंगी। अब एक छोटे से टॉपिक हमारे पास म्यूटर रोटेशन का आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज एनोमर का, तो क्या होता है कि, ठीक है, इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना वो 112.2 है, ठीक है। जब पोलराइज लाइट गुजारेंगे थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा फॉर्म्स कन्वर्ट होने लग जाएगी बीटा फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज भी आएगा, ठीक है। इनका सॉल्यूशन है, तो थोड़ी देर पोलराइज लाइट गुजारी अंदर से, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो है ये अल्फ़ा बीटा में बदलने लग जाएगा, ठीक है, चेंज होने लग जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब अल्फ़ा 36% होगा, ठीक है, और बीटा 63%, तब
इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या आ जाएगी 52.7, जो कि कंबाइंड इफेक्ट होगा अल्फा और बीटा फॉर्म का डी ग्लूकोज की, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, जब ये बीटा फॉर्म में आ रही होती है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी फ़ौरन से डाउन पे जाती है और प्लस 18.7 हो जाती है, ठीक है। पहले इतनी आ रही थी ना, फिर कम होके इतनी हो जाती है और इक्विलिब्रियम पे इतनी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बस वैल्यूज़ ही याद करनी है, थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन इसी को कहते हैं कि जो देखो अल्फ़ा में था ना वो बीटा में कन्वर्ट होने लग गया, सही है। म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटर कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्फ़ा बीटा में हो रहा है और बीटा अल्फ़ा में हो रहा है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। ये देखें अल्फ़ा डी इतना था, इक्विलिब्रियम पे आके इतना हो गया, और बीटा डी की जो थी इतनी हो गई, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन आ गई। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर भाई मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब 63 बीटा नंबर होगा और 36 अल्फ़ा नंबर, तो वही बता रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ने जा रहे हैं हम पायरान और फ्यूरान रिंग, ठीक है। पायरान कैसी होती है, सही है, यानी 6 कार्बन, हम ऐसे गिनते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, ये मैं काउंटिंग आपको बाद में बताऊंगी कि कैसी होती है, ठीक है। तो ये होती है पायरान रिंग। वो लाइंस जो थी वो मैंने कार्बन की काउंटिंग के लिए लगाई थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पायरान, ठीक है। और ये हमारे पास फुरान है, ये 5 कार्बन के लिए होती है और ये 6 कार्बन के लिए होती है। अब हम काउंटिंग जब भी कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं, ये है ना ये पायरान से काम है, सबसे पहले हमें तो उसी पे गिन लेते हैं। ये हम बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये 5 और 6। अब 5 और 6 कैसे, ये भी बता दें, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और C6 यहाँ पर हम लिखते हैं, और C5 हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो टर्मिनल कार्बन होता है, तो उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो कार्बन की जो है काउंटिंग ऐसी होती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिंग्स के स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। C1 C2 C3 C4 और C6 ऊपर, C5 नीचे। तो इसको समझ लेते हैं हम ग्लूकोज की रिंग बनवा के। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, तो ग्लूकोज की रिंग बनाते हैं उससे। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, सही है, पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी रिंग कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लिख लेंगे ना, रिंग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे C1 C2 C3 C4 और C5 और C6। अब हमने क्या करना है, जितनी यहाँ पे चीज़ें राइट साइड पे आना वो हमने नीचे लगाना शुरू कर देनी है, ठीक है। राइट साइड वाली सारी चीज़ें हम नीचे लगाते जाएंगे। कार्बन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हम ना ग्लूकोज की भी रिंग बना सकते हैं, बट अभी हमने क्या करना है, हमने ये डी है ना, डी ग्लूकोज है ना एक्चुअल में, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज की रिंग बनानी है। क्या ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, नो। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा, अगर हम सब टर्मिनल कार्बन के OH को रिएक्ट करा देंगे ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, सॉरी ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, और इसमें शेयरिंग करा देंगे ऑक्सीजन की, तब ठीक हो गया। तो अब राइट साइड पे जो सारी जो चीज़ें आती जा रही हैं हम नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। हमने लिख दी OH राइट साइड पे आ रहा था, तो हमने लिख दिया नीचे। C2 में क्या आ रहा है, OH राइट साइड पे आ रहा है, तो OH भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, और H ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया, H ऊपर, सही है। अब हमारे पास कार्बन नंबर थर्ड है, उसका उस पर H नीचे आ रहा है, तो हम H नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब कार्बन नंबर 4 पे OH राइट साइड पे, जो राइट साइड पे आ रहा है ना वो आपने चुप करके यहाँ पे नीचे लिखते रहना है। 4 पे 1 2 3 4, 4 पे राइट साइड पे आ रहा है, तो हम लिख देंगे राइट साइड पे नीचे, सॉरी यहाँ पर। अब असल मसला यहाँ पर होता है
कि मैंने कहा था ये कार्बन नंबर 6 और ये कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कार्बन नंबर 6 लिख देंगे ना, CH2OH, तो यहाँ पे पूरा हम लिख देंगे CH2OH। कार्बन नंबर 5 ये यहाँ पे जाके बॉन्डिंग कर रहा था, सिर्फ H था यहाँ पे, तो हम H यूँ लिख देंगे, ठीक हो गया, सही है। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया अल्फ़ा डी ग्लूकोज, नहीं अल्फ़ा डी तो बिल्कुल हमने सही लिखा, अब ग्लूकोज क्यों लिखेंगे, अब तो भाई हमने रिंग में डाल दिया ना इसको, और ये रिंग कौन सी थी, पायरान की रिंग थी, पायरान की रिंग थी, तो क्या हो जाएगा ग्लूकोपायरानोस, तो ग्लूकोपायरानोस आ जाएगा, ठीक है, ग्लूकोपायरानोस, ठीक हो गया। तो ये हमने बना ली अल्फ़ा। अगर हम बीटा बनाएंगे तो इसका कुछ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें, ठीक है, अब अगर हम दोबारा से देखें कि जो अल्फ़ा हम ले रहे थे, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है ना, इसमें हम ले रहे थे कि अल्फ़ा कब हम लगाते हैं, जब सबसे फर्स्ट वाले कार्बन का और सबसे लास्ट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो सेम साइड पे होता है, तो हम अल्फ़ा देते हैं, अगर वो ऑपोजिट साइड पे होगा तो हम बीटा देंगे, ठीक है। मगर अब यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर में इसका उलट कर लेंगे हम, अगर सेम साइड पे होगा तो हम उसको बीटा का नाम देंगे, अगर ऑपोजिट साइड पे होगा तो अल्फ़ा का। तो सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाले कार्बन का देखना, सबसे फर्स्ट हमारे पास कार्बन ये रहा, सबसे लास्ट वाला ये रहा, ठीक है। तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है और इसका नीचे है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गया, तो हम इसको अल्फ़ा नाम दे रहे हैं, ठीक है। जबकि हम वर्टिकल में ऑपोजिट वाले को क्या नाम दे रहे थे, बीटा। तो ये कंसेप्ट है, इसको बार बार गौर से देखकर समझना पड़ेगा कि इसमें उलट होता है और इसमें उलट होता है। इसमें हम सेम साइड वाले को अल्फ़ा बोल देते हैं और ऑपोजिट साइड वाले को बीटा बोलते हैं। इसमें हम ऑपोजिट साइड वाले को अल्फ़ा बोलते हैं और सेम साइड वाले को बीटा बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब क्लियर करने के लिए हम ना बीटा ग्लूकोज से बनाते हैं उसकी रिंग, ठीक है, बीटा ग्लूकोपायरानोस की रिंग, ठीक है। अब हमने बीटा बनाने के लिए हमने इसको इस साइड पर कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा था कि रिएक्शन कैसे हो रहा था, यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो रहा था, तो क्या बन रहा था OH, यहाँ पर सॉरी, यहाँ का बॉन्ड यहाँ से आके ये आके ऑक्सीजन शेयर कर रहे थे, ऑपोजिट साइड पे था वर्टिकल में, तो हम इसको बीटा कह रहे थे, बीटा और डी, क्योंकि सब टर्मिनल पे राइट साइड पे ही था ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, अच्छा अब इसकी हम जब रिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सॉरी, तो हमारे पास फर्स्ट पे क्या आ रहा है, राइट साइड पे नहीं आ रहा OH, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट साइड वाले हम नीचे लगा रहे थे तो OH हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है, और H हम नीचे लिख देंगे। राइट साइड पे जो जो आ रहे थे हमने कहा था कि खामोशी से नीचे लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे OH आ रहा है, फिर H आ रहा है, फिर OH आ रहा है, OH फिर H फिर OH, ठीक है। और अब हम 5th और 6th का करेंगे, 6 का हम यहाँ पे 2 है, ठीक है, डायरेक्टली लिख देंगे CH2, वो टर्मिनल है तो उसको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब 5th का सिर्फ H था हमारे पास, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, बीटा डी ग्लूकोज की रिंग बन गई। अब बीटा कैसे, हम कह रहे थे कि वर्टिकल में क्या हो रहा था, अगर ऑपोजिट साइड्स थी तो हम बीटा कह रहे थे, मगर रिंग में जब सेम साइड पे होगा तो बीटा कहेंगे। सेम साइड पे कैसे हो गया, फर्स्ट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पे, जबकि अल्फ़ा में डिफरेंट था, ठीक है, इसलिए उसको अल्फ़ा कर रहे थे। सेम साइड पे है, रिंग में है, इसलिए हम इसको बीटा कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो रिंग्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, सही है। तो आज की वीडियो में हमने आइसोमर्स पढ़ लिया है, स्टीरो आइसोमर्स पढ़ लिए,
इस वीडियो में हमने इस आइसोमर पढ़ लिया, स्टीरियो आइसोमर पढ़ लिए, एनेंशियोमर्स पढ़ लिए, एपीमर्स पढ़ लिए, म्यूटेट रोटेशन पढ़ ली, एनोमर्स पढ़ लिए, अल्फ़ा और बीटा का कंसेप्ट ले लिया, पायरान और फ्यूरान रिंग्स देख ली, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की रिंग्स देख ली. So that's it for today. See you soon in the next video.